नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच आए हुए हैं अजय अरोड़ा, जिनके साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और मैं भी सीखने वाला हूं। तो अच्छा होगा कि आज एक नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ। वेलकम टू माय Thank you, पॉडकास्ट। thank you, thank you. हाउ आर यू? I'm good, doing good. मस्त मस्त। एकदम बढ़िया, चंगा, चक दे फटे। तो एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, आपको पता ही हाँ, अजय कौन है? है। नाम के बारे में नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने खुद को किस हद तक जान लिया है। तो हु आर यू फॉर यू? क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। हद तो नहीं पता होता किसी को भी किसकी कितनी है, बट जितना मुझे पता है मैं इतना जान चुका हूँ कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है और मेरे कौन से काम करने से सामने वाले को खुशी मिलती है। ओके। वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको किस टाइम पे अच्छा फील करवा रहे हो, किस टाइम पे किसी को सैड फील करवा रहे हो। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है हद। उतना मुझे जानकारी हो गई है अपने बारे में, उतनी नॉलेज है कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ, उतना इंसान को पता होना चाहिए। अच्छा, इतना मुझे पता चल चुका है। तो अभी प्रोफेशनली क्या कर रहे हो आप? प्रोफेशनली मैं एक एमएनसी में हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। ओके। तो मैं अपनी कंपनी के फाइनेंसेस देखता हूँ, एक्सपेंसेस देखता हूँ। उसके अलावा पार्ट टाइम इंश्योरेंस वर्क, जो कि सेकंड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। ये सब लिख लेना अपने पास हाँ। कि सेकंड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इनकम से सिर्फ घर चलते हैं। अपने शौक पूरे करने हैं तो सेकंड इनकम रिक्वायर्ड होगी आपको, ओके, तो सेकंड इनकम पार्ट टाइम होनी इंश्योरेंस है आपकी? होगी। यस, ओके। वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस कौन से? लाइफ इंश्योरेंस या फिर व्हीकल्स? लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। जनरल इंश्योरेंस, सब एवरीथिंग। तो ये टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है? लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो आपको बहुत मतलब मिनिमम आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसमें, और आप वो जिंदा जिंदा रहते भी ले सकते हो। अच्छा। टर्म इंश्योरेंस अगर आप प्लेन की बात करते हो, बेसिक टर्म इंश्योरेंस, वो आपके जाने के बाद ही मिलता अच्छा, है तो और आपके नॉमिनी को मिलता है, ओके। जो कि 1-1.5 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली से स्टार्ट करते हैं लोग लेने के लिए। जो कि मेरा मानना यह है कि 20-21 साल के हो तो ले लो, ठीक है। वेट मत करो 30-35 साल के हाँ। होने, सैलरी बढ़ेगी तब लूंगा, तब वो टर्म इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं आज कि ऐसे एक फादर ने अपने बेटे की डेथ कर दी फेक, वो क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट ठीक है। 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो पकड़ा गया। तो मैं ये जानना था कि वो पकड़े कैसे जाते हैं अगर डेथ तो कर दी फेक उन्होंने? डेथ हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, बहुत लंबा उसके पीछे बैकग्राउंड चाहिए जिससे कि आप वो चीज़ें करवा पाओ। अच्छा। वो सबके बस की नहीं होता है, वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं करवा सकते। हम डेथ सर्टिफिकेट सही बनाते हैं, हम डेथ फेक नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे लोग जानते भी बहुत है, और हमें कुछ होगा तो दुनिया को भी पता चलेगा। आस पड़ोस के हाँ फैमिलीज हाँ। को बात निकलेगी कि उसका फलाने का बच्चा था, नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया। तो ये केसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे तो फ्रॉड अभी देखेंगे तो एक फ्रॉड अभी पीछे आया था कि एक आईसीआईसीआई के आरएम ने ही अपने ही एम्प्लॉयज, अपने उसके कस्टमर्स के पैसे निकाल के स्टॉक में लगाए हैं करोड़ों रुपए, और सारे अच्छा। लॉस में चले गए। तो लोग खेलने को तो खेलते हैं, लूपहोल्स हर जगह होते हैं, हाँ। बट इनका फ़ायदा उठा के कोई फ़ायदा वैसे होता नहीं है। आप उठा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा निकल ही जाता हाँ। है। कर्मा इज द बिच, बैक आता ही है। तो कर्मा पे विश्वास करते हो आप मतलब? करना चाहिए, सबको? गलत करोगे तो होगा। ओके। कहानी है मेरे पास, सुनाऊंगा तो रात हो जाएगी। सुनाओ। रात हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मैंने जब अपनी फर्स्ट बाइक ली थी ना, अच्छा। ट्विस्टर नाम था उसका, होंडा ट्विस्टर। क्या नाम था? होंडा ट्विस्टर, अच्छा। 110 सीसी की बाइक थी वो। हाँ बहुत मतलब बहुत प्यारी बाइक थी। घर वाले लड़के लेते कि भाई मेरे दोस्तों ने तो 2-2 3-3 हाँ। बाइकें चेंज कर ली हैं, मुझे एक बाइक दिलवा दो, मेरा तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है। तो घर वालों ने कहा यार जिद कर रहा है, बच्चा बड़ा भी हो गया, दिलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बाइक दिलवाई। सेकंड डे ही मैं किसी मार्केट में खड़ा था, तो सामने से एक रिक्शा वाले भैया आ रहे थे। मैंने कहा भैया रुक जाओ आप, मैं गाड़ी बाइक हटा लेता हूँ, मेरा शीशा टूट जाएगा नहीं तो। कह रहे नहीं नहीं मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे को लग रहा है नहीं निकाल पाओगे, लग जाएगा। कह रहे मैं निकालूंगा। मैंने कहा निकाल लो फिर। उसने निकाल ली, शीशा टूट गया। मैंने कहा दो 200 रुपये। उससे 200-150 रुपये का शीशा था, उससे 200 रुपये दिए। वो 200 रुपये मैंने ले तो लिए, बट उस गरीब की ऐसी हाई लगी, नेक्स्ट डे में एक्सीडेंट हो गया। कर्मा कैसे हुआ? कर्मा भी हुआ ना ये। आपने तो बोला ना उसको कि टूट जाएगा, हाँ, वो अपनी मर्जी से गया, वो तो तोड़ा भी उसने। थोड़ा भी उसने, तो बट फिर जो बाद में किया मैंने। पैसे तो लिए, हक के पैसे लिए ना नहीं, अपने? हक के पैसे नहीं होते ना, वो गरीब के पैसे। अच्छा। मेरी बाइक 60,000 रुपये की थी, उससे 200 रुपये लिए, और 200 रुपये उसने कैसे कमाए होंगे उस टाइम हाँ। में सोचो। 2008 या 9 की बात होगी। 2008-9 में 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती और अभी सेम चीज हो आपके साथ तो छोड़ दोगे? है। अभी मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। मेरी बाइक पीछे से मार रखी है, मेरी कार पीछे से किसी ने मार रखी है अभी पीछे। पूरा जो उसका फेंडर होता है वो पूरा टूटा पड़ा है। डोंट गिव अ शिट।
चला गया वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गाड़ी खड़ी है, जब मन करेगा 1000 रुपये देके टिकट करवाना। इंश्योरेंस होता है अच्छा, इसलिए इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। इंश्योरेंस करवाओ भाई हर कार चीज का भी, बाइक का भी अपना जरूरी भी। है। अपना भी, अपना तो पहले कराओ भाई, घर में नहीं आएगा भाई। नहीं कर्मा, ऐसा कोई किस्सा जब आपने किसी के साथ बुरा किया हो या अच्छा भी किया हो और वही चीज आपके पास लौट के वापस आई हो? पूछना पड़ेगा। अच्छा तो वो होगा ऐसा बहुत बार, बुरा तो नहीं, बुरा नहीं करने किया वाला कभी? नहीं होगा ऐसा। लड़कियों के मामले में तो नहीं बोल सकता, वो तो लाइफ थी, मार पड़ेगी कर जाके। नेचुरल लाइफ थी। अरे बहुतों से मार पड़ेगी भाई, क्योंकि उसने भी सुन लिया हो जो है भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छोड़ देते हैं कर्मा वाला फिर अभी। पॉडकास्ट देखेंगी सब? ऑलमोस्ट सब देख ही लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना। जिंदगी में कर्म कांड हर कोई करता है दोस्तों, इनकी उम्र है, हमारी जा चुकी है, बस यही फर्क है। अब कर्म कांड बंद हो चुके हैं, अब नॉर्मल कांड होते हैं। अच्छा, नॉर्मल कांड में और कर्म कांड में एक्सट्रीम कांड में क्या फर्क है? एक्सट्रीम कांड जिससे जिस किसी की और की जिंदगी इफेक्ट हो रही है, वो एक्सट्रीम कांड। अच्छा, कर्म कांड तो करते ही हैं, वो तो नॉर्मल कांड तो चलते रहते हैं यार। नहीं एक एग्जांपल दो नॉर्मल कांड और एक्सट्रीम कांड का। लड़ाई होना लड़ाई नॉर्मल कांड, ओके। अफेयर होना एक्सट्रीम हो गया वो। अफेयर कैसे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, अच्छा। या कुछ हो गया जहाँ दूसरों की लाइफ इफेक्ट कर रहे हो। हाँ। हाँ, लड़ाई तो करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी उम्र है। हाँ अब कोई पंगा लेगा तो भाई मारोगे तो सही ना भाई, हाँ। तुम मारोगे, मैं नहीं, मैं तो निकल चुका मैं तो आपको कॉल करूंगा जो। The number you are trying is currently switch off. ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं आजकल, नॉर्मल है। तो इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? टिप्पणी देख ही रहा हूँ मैं, बट जहाँ तक मेरा नेचर है मैं किसी को जज नहीं करता। ओके। अगर मेरे सामने किसी का चल भी रहा है ना, तो आई एम हैप्पी। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा होगा जो वो कर रहा है, मुझे ऐसा भी लगता है। उसकी जगह पे मैं नहीं आ सकता, ओके। और मैं उसकी लाइफ के ऊपर खुद कुछ जजमेंट पास नहीं कर सकता। उसकी लाइफ है, जैसे जीनी है जियो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे ऐसा नहीं करना, ये मुझे पता है। ठीक है। ये पता होना चाहिए। हो रहे हैं खुलेआम, हो रहे हाँ, हैं खुलेआम, गलियों गलियों में हो रहे हैं, ऐसी बातें कर। आपकी गली में भी हो रहे हैं? सुनने में तो आ रहे हैं बट सुनने में तो आ रहे हैं बट विवाद हो जाएगा, रहने दीजिए। जैसे आपको तजुर्बा बहुत ज्यादा है हमसे, तो कोई ऐसी मिस्टेक्स बताओ जो कि हम 20s वाले लोग फाइनेंशियली करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करते, सबसे पहली मिस्टेक। ओके। इन्वेस्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 20s में ही, जब आपकी फर्स्ट जॉब लगती है तभी स्टार्ट कर दो। क्योंकि चाहे 500 करो चाहे 100 करो, बट स्टार्ट तुम्हें अभी से करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग की पावर बहुत है, हाँ। वो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, जो मुझे 28 के बाद समझ में आई थी, क्योंकि मैंने 28 से इन्वेस्ट करना शुरू किया। और अब मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को जिन्होंने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था, वो बहुत आगे निकल चुके हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। उनका पोर्टफोलियो बहुत आगे है मुझसे, बहुत का मतलब बहुत 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 आगे है, ऐसा कहना चाहूँगा। चाहे 500 करो चाहे 100 करो, बट स्टार्ट करो हर महीने। हर महीने। मैं नहीं बोलूँगा जैसे यूट्यूब पे लोग बोलते हैं 10% निकालो, हाँ, इसका हाँ, निकालो। हाँ। जितना आपको लगता है, ये नहीं कि मैंने लाइफ छोड़ दी अपनी, मैं नहीं जी रहा हाँ, भाई, हाँ। मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं 1000-2000 पे इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं करना है भाई। वो 20 से 30 का टाइम भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। अभी तुम्हारी कमर में हिम्मत है, तुम्हारे पैरों में जान है, तुम जा सकते हो एक्सट्रीम, तुम ट्रैकिंग कर सकते हो। 30-40 के बाद नहीं कर पाओगे भाई। 40 के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। वो फिट होना दिल्ली में रह के पॉसिबल नहीं है। अच्छा। वो उसके लिए आपको फिर पहाड़ों में रहना पड़ेगा और उतना फिट रहना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहे हो तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इतने सक्सेसफुल या इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बना लो कि 50 का आप बोलोगे यार मैं नहीं कर रहा था, मेरा पोर्टफोलियो अपने आप काम कर ठीक है। उसमें से पैसा निकाल लूंगा हर महीने। ऐसा काम करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग। ऐसा ही चीज ऑप्शन है। हाँ, हाँ। टर्म प्लान जरूर लेना। टर्म प्लान नहीं है पूरे साल के पैसे, मंथली ईएमआई करवा लो यार, हो जाती है आजकल। ओके। आप ले लो 20,000 का टर्म प्लान है, 10 साल के ले लो, 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए 10 साल में भरने हैं आपको, आप उसको मंथली करवा लो, क्या दिक्कत है, करते रहेंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ना कि अगर बाई चांस पहली ईएमआई भरने का कुछ हो गया, वो तो नहीं आएंगे जो पैसे आ रहे सैलरी, बट घर वालों को एक लमसम तो 1-1.5 तो मिलेगा ना। ही सोचो नेगेटिव, बट स्टिल सोच के चलना पड़ता है ना कि होना तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 2 चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट और टर्म इंश्योरेंस। और तीसरा एक और चीज, अगर आप 20 क्रॉस कर चुके हो, कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट कर लिए, आपने किसी भी चीज को ना नहीं बोलना है। बोलते हैं ना, जैसे आजकल तुमने सुना होगा रील्स पे दिखाते हैं कि नो बोलना सीखो। नो बोलो उस चीज को जो आपके लिए गलत है। बट मैं अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको किसी चीज को ना नहीं बोलना, चाहे वो आपकी 40 की हो या ना हो। अगर आप बाइकिंग नहीं करते बट आपको कोई बोले कि यार बाइक चलाना सीख लो, क्या फायदा तो हो गई, सीख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चलाना सीख लो, कोई इशू नहीं है। ड्राइंग क्लास ज्वाइन करनी है, लैंग्वेज क्लास ज्वाइन करनी है, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। सीखोगे ना सदा क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होता। 20-30 में आपका टाइम, 20 से 30 टाइम ही टाइम है आपके पास। आप अपनी
लव लाइफ भी जी सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हो, आप अपनी लाइफ भी जी सकते हो अच्छे से। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए लर्निंग पर्सपेक्टिव में तो मना करना ही नहीं है, आप सब सीखो। कभी मत बोलो काश मैंने 30 तक बोलोगे काश मैंने वो चीज़ कर ली होती, अच्छा। तो वो रॉन्ग है। उस टाइम वो चीज़ नहीं करनी, वो मैं अभी भी नहीं करता। अगर मुझे कुछ करना है ना, अगर मैं मेरी सैलरी में से 50,000 रुपये मेरे घर पे जा रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा है और मुझे लगता है कि यार मैंने अपने शौक पूरे नहीं किए, तो मैं वो शौक पूरे करने के लिए पैसे उधार भी उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? क्योंकि मैं 50,000 जो कमा रहा हूँ उससे घर तो चल रहा है, बट मुझे अपने भी तो शौक पूरे करने हैं, अपनी लाइफ भी तो जीनी है। अगर मैं 10 साल तक खर्चे करता रहूँगा, घर मतलब घर के जो भी खर्चे हैं, करना तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट अगर वो खर्चे कर रहा हूँ और अपने आप को मारे जा रहा हूँ, तो वो भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सेल्फ लव जो होता है ना, वो करना ही करना है। आप 20 से शुरू करोगे तभी बात जाके बात बनेगी, तो दबते जाओगे 30 के बाद तो नहीं कर पाओगे। 30 के बाद तो जो घर वाले बोलेंगे, जो बीवी बोलेगी वही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बैलेंस बनानी पड़ेगा लाइफ को आपको, ठीक है। स्टार्टिंग से बनाओगे बैलेंस तभी बनेगा। बैलेंस में पेरेंट्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है, फ्रेंड्स भी आती है और आप भी आते हैं। बैलेंस में सबका प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। अकेले अकेले एक बंदे का निकालोगे तो लाइफ अच्छे से नहीं आ जाएगा। सो दीज आर दी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कह लो, लर्निंग्स कह लो, कर सकते हो आप अपने लाइफ में। अगर 20s में, 30s में भी कर लो, 40s में भी कर लो, क्योंकि सक्सेसफुल लोग 40s के बाद भी होते हैं, 50s के बाद भी होते हैं, 60s के बाद भी होते हैं। तो जो सीखना सीखो, क्या पता कब क्या बदल जाए। अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखो, जैसे मोहित सर की है, हमारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो ऐसा होगा मिरेकल जिससे कुछ निकल जाए। ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, ट्राई करो यार, लाइफ में ट्राई करने के लिए। बंजी करनी है, करो करो, कोई नहीं मरता। कूद जाओ। आपने करी है? बंजी नहीं करी मैंने। अच्छा, और कुछ? राफ्टिंग की है अप्रोक्सीमेटली 10 बार। तो आपने कहा कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए अपने पैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए? अगर 20s में तो SIP बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो SIP में लगाओ, 25-26 के जब हो जाओगे, 6-7 साल हो जाएंगे लगाते हुए, तो आपको देखेगा कि मेरा पैसा इतना % बढ़ गया। XIRR बोलते हैं जो पैसा बढ़ता है उसको, या कंपाउंडिंग में पूरा कितना बढ़ा वो पता चल जाएगा आपको। अगर आपको नॉलेज हो गई है कि मेरा पैसा जितना मैं सोच रहा था उससे कम बढ़ा है, तो स्विच कर दो SIPs। अगर स्विच करना नहीं आता तो किसी की हेल्प लो। 26 में जब आओगे, फ्रेंड्स बहुत होंगे जो फाइनेंशियली बहुत कुछ कर रहे होंगे। हमें भी जो नॉलेज मिली थी, मुझे भी नॉलेज मिली, 28 में जाकर नॉलेज मिली थी। अच्छा। सत्या मेरा फ्रेंड है, फरीदाबाद में रहता है, उसने मुझे बताया था कि SIP कर ले। कौन सी कर ले? जो मैंने कर रखी वही कर ले। अच्छा। पैसा तू देख कितना है कितना नहीं। तो जो मैंने 2000 से स्टार्ट किया था वो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ, और XIRR भी बहुत अच्छा हो चुका है, बट उसके मुकाबले स्टिल कम है। अगर मैं परसेंटेज में काउंट करूँ तो 20% है उसकी पोर्टफोलियो का। तो एक बेसिक सैलरी ले लेते हैं, 15 से 20 15 हजार, मिनिमम है इंडिया में। 20,000 ले लो। तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? उसको घर का खर्चा भी निकालना है, बाकी चीजें भी करनी है, बस निकालने पड़ेगा। वो फालतू नहीं है, जैसे घर चलाना है वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी करनी है। 500 रुपये निकालो, 500 रुपये निकालो, अगले साल 10% बढ़ा दो, 550 कर दो। अच्छा। अगले साल 10% बढ़ा दो, 550। उसमें ऑप्शन आते हैं SIPs में भी। SIP जब आप लेते हो उसमें ऑप्शन आता है कि आप हर साल 10% बढ़ाओगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ाता रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना यार। 10% नहीं बढ़ 10% इन टोटल बढ़ेगी, बट वहाँ तो 10% बहुत कम है आपका। 50 रुपये है 500 के ऊपर, तो सैलरी पे तो 2000 हो गया अगर लगाओगे 20,000 का, तो 50 रुपये बढ़ाना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे भी सबकी पर्सनल चॉइस होती है किसने क्या करना है, बट मेरा मानना ये है कि SIPs या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मामा चाचा के लड़के हैं, रिलेशनशिप में लोग हैं जो बड़े हैं आपसे, जो करते हैं ये काम, जिनको आपने करते हुए देखा, वो करो। स्टॉक मार्केट में मत घुसो, स्टार्टिंग में तो मत घुसो, क्योंकि रिस्की काम है, उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। वो मैं भी नहीं घुसता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं। ठीक है। तो जहाँ पैसा आपको लगता है ना कि पूरा जीरो भी हो सकता है और करोड़ों भी बन सकता है, वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ जीरो देखो, करोड़ों मत देखो। जहाँ आपको पता है कि कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ जाएगा, लाइक अभी 500 है, अगले महीने 510 होगा, उसके बाद 520 होगा, तो जो 20 रुपये बढ़े हैं ना, वो आपको उस टाइम खुशी नहीं देंगे, बट जब 10 साल देखोगे ना उस पैसों को, वो 500 रुपये आपके 5000 भी हो रखे, तो आपको अच्छा लगेगा देख के, जब बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। और पहली बात, क्रेडिट कार्ड मत लेना, मत लेना। क्रेडिट कार्ड EMI का घर है वो दोस्तों, वो मत लेना बिल्कुल भी। वो फायदे की चीज़ लगती है और फायदे की चीज़ है नहीं। मैं 6 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरी सैलरी चली जाती है। चले जाती है, बट सब निकल मैं जाता भी है। क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरी तो चलता है ढंग से काम। 20s की बात करो, 20s में जब 20,000 सैलरी होगी ना आपकी और 20,000 लिमिट होगी, अच्छा। तो 20 के 20 उड़ा दोगे आप।
कि आज आईफोन ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, EMI है 2000 तो जाएगी, क्या दिख रहा है, 24 महीने का ले लेते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें गिमिक होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर डालती है। हाँ आप क्या करोगे, आपको लगेगा 5 महीने बाद यार ले तो लिया मैंने, अब यार EMI नहीं भरी जा रही, फिर लोन लेके वो EMI बंद करोगे, अच्छा फिर वो लोन भरोगे, हाँ। तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो तो जितना है उतने में गुजारा करो, उतने में इन्वेस्टमेंट करो। किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड 20s में नहीं लेना चाहिए और लोन भी नहीं लेना चाहिए। लोन तो यार कैसे, लोन तो ले भी सकता है ना, जैसे किसी को होम लोन लेना है, पेरेंट्स को हेल्प करनी है, तो अब जब घर की रिक्वायरमेंट होगी तो लोन तो लेना पड़ेगा। पर्सनल लोन पर्सनल ना, घर की रिक्वायरमेंट तो यस ठीक है। लेना चाहिए। अगर आपकी 20,000 आ रही है, घर वाले कह रहे हैं मुझे पैसा चाहिए, हमारे घर में पैसा हाँ, नहीं है, हम खा भी नहीं पा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो लोन लेना पड़ेगा आपको। अपने पर्सनल काम के लिए लोन मत लो। ओके फोन लेना है मतलब छोड़ दो, बाइक लेनी है छोड़ दो। दिल्ली में अब मतलब मोस्टली सिटीज में ऐसा ट्रांसपोर्ट है लोकल कि आप कहीं भी कभी पहुंच हाँ। सकते हो। कोई थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा आपको, आधा घंटा पहले बस पहुंच जाओगे। गुड़गांव जाना है, यूपी जाना है, मेट्रो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो सबका अपना 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 होता है। जैसे तुम्हारे लिए मेडिकल एजेंसी है ज़रूरी है, मेरे लिए क्या है कि मेडिकल एजेंसी ज़रूरी है, बट हाँ मैं कुछ ना कुछ अपने SIP से निकाल के कर लूँगा, मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो SIP का ऑप्शन यहाँ भी काम आ जाता है उस चीज़ में। ओके पैसा नहीं है, चाहिए तो कहाँ से निकालोगे? इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के रखना पड़ता है, बट अगर आपको निकालना तो फिर ऑप्शन तो है ना आपके पास, हाँ। पैसा है आपके पास, उसी लिए होता है बस। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा वर्ड है एक, बट वो शुरू करना अभी छोड़ दो इस पॉडकास्ट में, लंबी Okay. कहानी हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी सीखना चाहिए लोगों को। वर्ड लिख लो वहीं पर भी, गूगल कर लेना। ओके एक और वर्ड याद आया मुझे डाइवर्सिफिकेशन के बाद, रिसेशन होता है एमएनसीज में, तो उसके लिए कैसे खुद को तैयार रखना चाहिए फाइनेंशियली? नहीं, रिसेशन तो देखो होता है, हर साल होता है रिसेशन, 4-5% अच्छा लगा के चलो। हाँ फाइनेंशियली आपको यार स्ट्रांग होना पड़ेगा, वो 20 से ही, मेरी बात मानो तो ठीक है। 20 से ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैलरी आपकी बढ़ेगी पीनट से, हाँ पीनट से बढ़ते हैं ईयरली। बहुत कम कंपनियां होती है जो लोग उस प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है, बट जैसे जो लोग बैकएंड में काम करते हैं, फाइनेंस में हो गया या IT में हो गया, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनके लिए रिसेशन बीट करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी सैलरी बढ़ती इतनी है 4% 6% बड़ी कंपनीज में, तो 4-6% आपका बढ़ा, 4-6% ही आपने वो दे दिया, और 4-6% के ऊपर टैक्स भी दे दिया, ठीक है। टैक्स भी तो जाएगा ना आपका इनकम टैक्स जाता है। तो प्रॉब्लम आती है इसी में कि भाई ये नहीं हो पाता, वो रिसेशन आप बीट नहीं कर सकते, वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ही सब कुछ करना पड़ेगा। पहले इन्वेस्टमेंट करो, बेस्ट रहता है। हर चीज का सोल्यूशन है इन्वेस्टमेंट, तो Start तुम्हारी करो। आधी से ज्यादा इनिशियल एज दिक्कतें में खत्म हो इन्वेस्टमेंट, जाएंगी। दिक्कतें खत्म हो जाएंगी 30 के बाद आती है। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्टिंग में ले लोगे, उसका फायदा तुम्हें ये होगा कि अभी सस्ता मिलेगा, 30 के बाद महंगा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस अभी सस्ता मिलेगा, 30 के बाद डबल ट्रिपल रेट पे मिलेगा, क्योंकि आपकी जीने की जो एज है वो बढ़ती जाती है ना, कि हाँ। कभी भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही होता है। तो सब चीज़ें जो स्टार्टिंग में कर लेता है वो बेनिफिट में रहता है। ओके मैं टर्म प्लान नहीं ले सकता, 35 एज है, मैं टर्म प्लान लेने जाता हूँ मुझे मना कर देते हैं कंपनीज। तो 20s में ही मिलता है प्लान? ऐसा कुछ नहीं, 35 में ही मिलता है, अच्छा लेकिन रेट ऐसा ज्यादा है। होता है जो मैं नहीं सोचता कि भाई मैं अच्छा। इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं ले पा रहा इतना। मैं लेकिन वो ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट इतनी कर लूँ कि उतना पैसा सरप्लस में पड़ा रहे मेरे पास, कि जब मैं जाऊँ तो वो पैसा हो अकाउंट में, कि हाँ भाई चलो Okay. यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, हाँ हाँ 1-1.5 करोड़ हो गया। ऐसा मैनेज करना पड़ेगा आपको। टर्म प्लान स्टार्टिंग में लोगों तो ये टेंशन तो हट ही गई आपकी कि आपको ऐसा घर वालों के लिए पैसा रखना है, क्योंकि 3 साल बाद मोस्टली हर कंपनी आपको टर्म प्लान दे देती है, मना नहीं करती। 3 साल अगर आपको बढ़ते हुए हो गए ना, उसके बाद रिस्क नहीं होता उसके बाद उनकी लायबिलिटी होती है कि उनको देना ही देना, वो लायबल होते हैं इसके कि देंगे ही देंगे। लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि हाँ भाई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ना कोई रीज़न लगाते हैं, बट देने के लिए मना नहीं कर सकते आप। ये चीज़ें हैं सरकार के, हमारे हाथ, सरकार के हाथ में ये चीज़ें हैं कि वो इन चीज़ों के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट है। लाइक लोग सोचते हैं कि मैं भर तो दूंगा, मेरे को कुछ हो गया तो फैमिली को मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, भर भी दिया कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिलता है। आपने कहा था कि आप अपने शौक पूरे कर रहे हो अपनी सेकंड इनकम से, यस। तो वो क्या क्या शौक है ये बताओ? शौक तो यार बहुत सारे हैं, शौक चेंज होते रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी था, लिखा हुआ था कि लिबरास जो होते हैं ना, वो एक शौक पे ना स्टिक नहीं रहते। ओके वो कूदने का बड़ा शौक होता है कि चलो मैं ये कर रहा हूँ, हो गया मेरा, हाँ। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, मुझे महारत हासिल नहीं करनी, मुझे बेसिक मिल जाए बस, बेसिक सीख लिया बहुत है। अच्छा लाइक अभी क्या हो रहा है, बाइक चल रही है, बाइक के लिए मुझे कोई बोल दे
कि भाई अगर तुझे घूमने जाना है, लद्दाख जाना है, हम्म। तो मैं रेडी हूँ। अगर मैं रोकूंगा अपने आप को, तो मैं रोकूंगा कि भाई पीछे कोई काम तो नहीं है जो हैम्पर हो रहा हो। मेरे अंदर से पैशन है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बैग टांगना है, मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये पैशन है। दूसरा, मुझे शौक ऐसे ऐसे हैं जो आते रहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक है, बट मैं एक स्पोर्ट्स पर स्टिक नहीं रहता। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले कराटे की हुई है स्कूल टाइम में, 1-2 महीने 3 महीने, ज़्यादा नहीं की बस। ऐसे कुछ होता है वो करने आता है, मुझे नमस्ते बोलते हैं जो वो करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, भूल गया हूँ। उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी हुई है, मैंने बॉक्सिंग की हुई है, बॉक्सिंग रिंग में जाके खुला था हमारे यहाँ पर अच्छा। घर के पास ही, वो की हुई है। फिर मैंने क्रिकेट खेला हुआ है। फिर मैंने टेबल टेनिस में अभी भी खेलता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे मेरे वीकली होते हैं, मैं 2-3 घंटे टेबल टेनिस को देता हूँ और आई एम गुड एट इट। मतलब अच्छा लगता है खेलना, मज़ा भी आता है खेलने में। बैडमिंटन मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं हर रोज़ 9 से 10 रात को बैडमिंटन खेलने जाता हूँ प्रोफेशनली, मतलब गली में नहीं, कोर्ट में जाता हूँ खेलने के लिए, और मज़ा आता है। दूसरा बाइक है ही। उसके अलावा मेरे को स्क्वैश खेलने का बहुत शौक है। मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, वरना मैं स्क्वैश खेलने में चला जाऊँ। और आजकल मेरे को नए शौक भी आ रहे हैं जिसको वीलॉगिंग कहते हैं। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। क्या कहते हैं? वीलॉग। अच्छा, सोच रहा हूँ मैं यूट्यूब पे वीलॉगिंग, मतलब बाइक की ही वीलॉगिंग करनी शुरू कर दूँ। करो करो। ट्रैवल व्लॉगिंग जिसे कहते हैं, वो हाँ। करना शुरू कर दूँ। मैं शौक तो आ रहा है, बट भैया ये भी थोड़ा सेकंड इनकम थोड़ी कम है मेरी अभी। थोड़ी बढ़ जाए तो माइक्स लेने पड़ेगी उसके लिए। इंश्योरेंस करवा लो, बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस करवा लो, मुझसे करवाओ ना करवाओ, किसी भी करवाओ, लेकिन करवाओ। नहीं, आपसे करवा सकते हैं, नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डाल देना सबको। सारे पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए जो बच जाते हैं, या फिर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए अपने पास थोड़ा? सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो, बट वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो कि जब निकालना चाहो निकाल सको। अच्छा, जहाँ से कम भी ना हो। जहाँ से कम भी ना हो। ऐसी क्या चीज हो सकती है? FD एफडी। पीपीएफ नहीं निकलता 15 Okay, साल तक, हाँ। पीपीएफ छोड़ दो। पीएफ नहीं निकलता, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो बैंक अकाउंट में रखो, सेविंग अकाउंट में पैसा जो भी बढ़ता ही है, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। आजकल तो मंथली वाले भी आ गए जो मंथली इंटरेस्ट देते हैं, बैंक जैसे आईडीएफसी देता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये एसआईपी ऐसे डालो रिस्क वाली, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बट पैसा आप कभी भी निकाल सकते अच्छा। हो। आप पैसे निकालोगे, आज रिक्वेस्ट डालोगे, कल परसों पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे मत डालो लॉक इन वाले में कि पता है कि 3 साल बाद निकलेंगे, 4 साल बाद निकलेंगे। जैसे हमारा क्या है, हमें टैक्स बचाना होता है, तो हमें ऐसी जगह एसआईपी करनी होती है जहाँ टैक्स सेविंग होती है। तो अलग अलग एसआईपीज होती है। ईएलएसएस होती है जिसमें टैक्स सेविंग होती है, नॉर्मल एसआईपीज होती है जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। बट उसमें क्या होता है कि टैक्स सेविंग नहीं होती, टैक्स नहीं बचा सकते आप, लेकिन पैसा अच्छा कमा सकते हो उससे। अच्छी कंपाउंडिंग होती है, अच्छा बढ़ता है और डूबता भी अच्छा। डूबता भी अच्छा। ओके, रिस्क के नाम पे एक चीज और आई हुई है मार्केट में आजकल, बैटिंग एप्स बहुत सारी, वहां भी कर सकते हैं नो, बिग नो। ट्रेडिंग में? यस, अगर आपको लेकिन पता है, आती होनी चाहिए। आती होनी चाहिए। आती होने के बाद भी नुकसान होते हैं, अच्छा। बट आपको पता होगा कि उस नुकसान से बाहर कैसे आना है। ये नहीं कि नुकसान हो गया तो लटक गए, नहीं, वो सोल्यूशन नहीं हाँ। होता। अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है और मुझे पता है कि इसमें लॉस होता है, तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि अगर मैं लॉस कर भी लूँ तो जो पैसा बचा उससे दोबारा बना लूँ। ओके। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो मत घुसो, हाँ। सीखो पहले। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि लर्निंग एज है तुम्हारी 20 के बाद। जो भी बोलता है हाँ करो और सीख लो। कोई बोलता है पीपीटी सीखनी है सीख लो, एक्सेल सीखना है सीख लो, ट्रेडिंग सीखनी है सीख लो, सब सीखो भाई। सीख लो, बाद में क्या पता क्या चीज़ कब काम आ जाए तुम्हारे। तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होगी ना उस चीज़ की कि हाँ मैंने उस टाइम सीखी थी, तो मुझे पता है ये चीज़ कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, तो आई कैन डू बेटर उसको देख के। वैसे वही करना चाहिए। अब जैसे मैंने किसी टाइम में मैक्रोस के बेसिक सीखे थे। ओके। अब मेरे पास एक ऐसा काम आया जो मुझे लग रहा है कि मुझे मैक्रो से ही सॉल्व होगा वो। अब मुझे मैक्रोस के बेसिक तो आते हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो काम कैसे होगा। तो मुझे लेकिन इतना पता है कि वो काम मैक्रो से ही होगा। अच्छा। क्यों पता है? क्योंकि मैंने मैक्रो के बेसिक सीखे हुए हैं। तो मुझे पता है कि वो चीज़ वर्क कर सकती है। तो मैं अब इस चीज़ की ट्रेनिंग लूँगा, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता लगेगा। मुझे पता है कि मुझे कैसे उस चीज़ को, मुझे क्या आउटपुट चाहिए मुझे पता है। जब आपको पता है ना आपको आउटपुट क्या चाहिए और किस चीज़ से वो निकलेगा, तो आप फिर हाथ पैर मार लेते हो गूगल करके। गूगल देवता से बड़ा बना है ना, गूगल देवता है तो सब पॉसिबल है। बट आपको थोड़ा अपने आप को उतना कैपेबल बनाना होगा, उतना वो रखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, वर्ड भूल गया मैं, फोकस्ड। इतना फोकस रखना पड़ेगा आपको कि मुझे वो सीखना है, मुझे वो चीज़ करनी है, क्रैक करनी है किसी भी तरीके से। क्योंकि उस चीज़ के क्रैक करने से मुझे पता है नेक्स्ट ईयर मेरा कितना प्रमोशन हो सकता है, कितना पैसा मिल सकता है। क्योंकि मैं वो एक चीज़ को उठा के बोल सकता हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ की थी, तुम्हारे बंदे तो 3 दिन में कर रहे थे, ये 3 सेकंड में काम कर देते हैं। ओके। तो देयर इज अ डिफरेंस। 3 दिन 3 सेकंड बहुत फर्क होता है। सिर्फ एक क्लिक करना है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो वो आपको कैसे पता है? आपने जो 20s में ट्रेनिंग ली हुई थी वो आपके काम आ रही है। बाइक कौन सी आपके पास? मेरे पास है यार ट्रायम्फ स्टैमलर 400X। तो वो भी सेकंड इनकम से ली?
नहीं तो वो कमेटी चली गई। आपने देखा होगा कई ऐसे सीन्स जहां आपकी खुद की मौत से टक्कर हो गई हो बाइक चलाते हुए या कभी और। कब नहीं हुई मैं कब नहीं हुई? देख मैं लोगों को बोलता नहीं हूँ ऐसा करने के लिए, बट एड्रेनलिन रश आता है बाइक चलाने के टाइम। अच्छा। सबको आता है, बट वो कंट्रोल करने आना चाहिए, जो कि कंट्रोल करने मैं बोलता हूँ आना चाहिए, बट मेरे अंदर भी नहीं है वो। अगर मुझे खुला रोड मिल रहा है और मेरी बाइक कैपेबल है 160 जाने की, तो मैं 160 लेके जाऊँगा। और उस टाइम जो मुझे खुशी मिलेगी ना, वो खुशी बहुत बढ़िया होगी। बट उस 160 के टाइम पे अगर कुछ हो गया ना, तो दुख भी सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार 160 चली गई यार, नहीं चलाएंगे ऐसे, बट हाथों को पता नहीं क्या होता है उस टाइम, उस एट द मोमेंट ऐसा कुछ होता है, उसी को एड्रेनलिन रश बोलते हैं, कि उस टाइम बड़ा मन करता है आपका भगाने का। रोड मिल गई खाली, आपको पता है रोड के बारे में कि यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है, यहाँ कोई रेड लाइट नहीं है, लेफ्ट राइट से कोई आएगा नहीं, भगा सकते हो, तो आप भगाते हो। ऐसा होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में। मैंने उस रोड पे कभी भी 120 से ऊपर नहीं गया, क्योंकि मुझे वो रोड रिस्की लगती है, क्योंकि वहाँ पर कार्स भी भाग रही होती है। लोकल रोड्स पे अगर आप भाग रहे हो, आप 130 140 चला रहे हो, आपको पता है कि कार उस लेवल तक नहीं आएगी, बाइक उस लेवल तक नहीं आएगी। वो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस रोड पे क्या रिस्क फैक्टर है और क्या नहीं है, तभी आप भगा सकते हो। मैं भगाता हूँ, मुझे पता है कि मैं 160 पे जा रहा हूँ और मैंने कार को जब ओवरटेक किया है, अगर कार ने थोड़ा सा भी लेफ़्ट काट दिया होता तो मैं दूर दूर तक दिखता नहीं, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी टच भी करता ना तो मैं कहीं और ही होता। तो वो डर हमेशा रहता है, और वो चीज़ हमेशा होती है। हमेशा वो कोई भी कार क्रॉस करो या कोई भी बस क्रॉस करो, तो लगता है कि अगर बाई चांस उसने कुछ गलत एक्शन ले लिया होता तो मैं नहीं होता। तो वो तो भाई लाइफ टाइम चलता रहता है। अगर मैं 200 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ तो 180 किलोमीटर्स में ऐसा सामना होता ही होता है। 20 किलोमीटर नहीं होता, बट 180 किलोमीटर तक ऐसा सामना होता है कि लग रहा है कि कुछ भी हो सकता था, ऐसा होता है। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक्सीडेंट कोई इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि लगे कि मैं कुछ हो जाता हूँ, क्योंकि टचवुड भगवान का कह लो या जैसे भी कह लो, कि मेरे को पता होता है कि कब मैंने बाइक कहाँ भगानी है कहाँ नहीं भगानी। ओके। ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपको ये नहीं पता, आप कह रहे हो कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं कहीं भी भगा लूँगा, ऐसी कोई रोड नहीं बनी, इवन ट्रैक भी नहीं बना, ट्रैक पे भी नहीं भगा सकते आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लैब्स में कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। वो भी नहीं पता तो नहीं कर सकते आप, वो पता होना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है रोड्स की। अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हो, आप भगा ही नहीं सकते, आपकी चाहे कितनी अच्छी विजिबिलिटी क्यों ना हो, आप नहीं भगा सकते। उस रोड में कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बरसात में नहीं भगानी, रात को नहीं भगानी, दिन में भगा रहे हो तो ऐसी रोड पे भगाओ जहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट ना बन रहा हो, जहाँ इंटरसेक्शन ना हो, जहाँ पर कि आपका किसी से टकराव हो जाए, टक्कर हो जाए। ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बाइक चलाने से पहले, और वो एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप किसी को कम सीसी की बाइक दोगे और बाद में वो बड़ी बाइक पर स्विच करेगा ना, तो रश तो आ जाएगा, बट वो बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो वो चीज़ें आपको टाइम के हिसाब से आती है। मैंने पहले 110 सीसी चलाई थी, फिर मैं 400 पे गया था। जब 400 पे गया था तो मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे इसको अच्छे से चलाना है, अच्छे से कंट्रोल करना सीखना है, तो चलाना। स्टार्टिंग में मेरी भी लिटरली फटती थी, इसको इतनी भारी बाइक होती आ रही है, अगर गिर गई तो पैर नहीं बचता भाई उसको, आपको नहीं बचा पाओगे पैर, वो आपको लगाने पड़ेंगे गार्ड वार्ड उसके लिए, जो कि लगाना ज़रूरी है बाइक्स पे। तो बेस्ट यही है कि आपको पता होना चाहिए आपने कब भगानी और कब नहीं भगानी। मौत से तो सामना आपका बाइक पे होगा ही होगा। अगर आपको डर लगता है तो आप गाड़ी से जाओ, बट गाड़ी से भी वो होगा, बट परसेंटेज वाइज उसमें कम होगा आपका। अगर आप देखोगे तो गाड़ी में आप थोड़े सेफ हो, गाड़ी को लग सकती है, आपको कम लगेगी। कोई ट्रक गिरेगा आपके ऊपर तो बात अलग है। और कोई ट्रिप का सबसे फनीस्ट मोमेंट बताओ। ट्रिप का फनीस्ट मोमेंट मैं कहाँ गया, मुझे अवॉइड करना पड़ेगा सबसे पहले। करो। फनीस्ट तो नहीं कहूँगा, थोड़ा शॉकिंग ही था वो, तो हॉरर भी कह सकते हो और फनी भी कह, सब मिक्स ही है उसमें। अच्छा। मैंने सबसे पहले ट्रिप की थी अपनी बाइक पे। मैंने बाइक ली थी डोमिनार 2018 में, नहीं 18 में बेची थी मैंने, नहीं हाँ 18 में ली थी मैंने, 23 में बेची थी। तो जब मैंने वो बाइक ली थी तो फर्स्ट सर्विस होती है 450-500 किलोमीटर में, वो सर्विस करवाई। मैंने कहा कहाँ चलना है, फ्रेंड्स को बोला, कह रहे मोरथल चलते। मैंने कहा पौंटा साहिब चलते। तो घर पे बताया मोरथल जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता हम पौंटा साहिब जा रहे हैं। मामा जी का फ़ोन आया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मोरथल जा रहा हूँ। मामा जी का फ़ोन आया, आप कहाँ पर हो? आए नहीं तुम अब तक? मैंने कहा हम तो प्लान बनाया, हम पौंटा साहिब जा रहे हैं। अच्छा। हम चले गए पौंटा साहिब। पौंटा साहिब से वापस आए घर। नेक्स्ट डे खबर आई कि किसी शेर ने बाइक वाले को पकड़ लिया और मार दिए उसी रोड पे जिस रोड से हम आए थे। तो थोड़ी हॉरर स्टोरी भी हो गई, थोड़ा शॉकिंग भी लगा कि भाई हम तो मज़े में वीडियो बना रहे थे भाई, चलो चलो कुछ नहीं, अच्छी वीडियो बन रही है, पेड़ है, सब कुछ है, जंगल है। तो एक बार तो वो हुआ था। सेकंड टाइम मैं गया था अमृतसर।
अमृतसर पहले, फिर वैष्णो देवी। 2 फ्रेंड्स गए थे, 2 बाइक थी हमारी। वो बुलेट लेके गया था, मैं अपनी डोमिनर लेके गया था। पहुंच गए अमृतसर। दर्शन वर्शन तो नहीं हुए हमारे, ऐसे ही घूम के वापस आ गए क्योंकि बहुत भीड़ होती है। वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी से दर्शन करके आ गए। जैसे ही करनाल पहुंचा, पापा का फ़ोन आया वापसी के टाइम, रात का बज रहे होंगे 9-10 बजे, कि कब तक घर आ जाएगा। मैंने कहा पापा मैं 11-12 बजे तक घर आ जाऊँगा। करनाल पहुँच गए, 2-3 घंटे का रास्ता रह गया, ज़्यादा दूर नहीं है बाइक से। कह रहे ठीक है भाई। मैं घर पहुँचा हूँ सुबह 8 बजे। क्यों? अब यही तो सारी कहानी है। हुआ क्या कि मैंने पापा को बोल दिया, मैंने बैठा हूँ मैकडी में, हम खा रहे हैं बर्गर। मैंने बोला साहिल को, साहिल बाइक बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया, बाइक बहुत अच्छी ले ली मैंने यार, बहुत खर्चा किया, सही किया, वर्थ है ये खर्चा, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि भाग रही है 100-125 नॉर्मल है उसके लिए, फील भी नहीं होता। ठीक है जी, हम बैठे जी बाइक पे। उसने कहा यार मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं ईयरफोन लगा के चल रहा हूँ, तो मैं देखता रहूँगा आपको मिरर में कि पीछे हो के नहीं हो, या आप आगे हो तो आप देखते रहना, कोई रह ना जाए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो क्या होता है कि करनाल के बाद ना बाईपास वाले फुल बने हुए हैं नॉन स्टॉप, एक चढ़ोगे दूसरा चढ़ोगे, हाईवे पे नॉर्मली बनते हैं, जिससे कि आप शहर में ना घुसो, ऊपर से क्रॉस कर जाओ हाईवे से। तो जैसे ही मैंने करनाल के बाद बाइक स्टार्ट करके पहला पुल क्रॉस किया, मेरी गाड़ी के पीछे पंचर हो गई। तो मैंने पंचर वाले पे रोका। उसने भी रोक लिया। उसने ईयरफोन लगा रखा थे। उसने बोला 200 रुपये दे दो। पंचर लगा दी, 2 पंचर कहते हैं उसके अंदर। रात के बज रहे होंगे 10:30 बजे के आसपास। ठीक है जी। फिर 2 किलोमीटर चला, फिर पंचर हो गया। फिर 2 किलोमीटर चला, फिर पंचर हो गया। फिर 2 किलोमीटर, फिर पंचर हो गया। मैंने 3,500 रुपये लगाए पंचर्स में उस रात को, उसी रूट पे। उसी रूट पे एक टाइम तो ये आ गया मेरी जेब में कैश ही नहीं है भाई। अच्छा। उसको मैं इशारे कर रहा हूँ, डिपर दे रहा हूँ, हॉर्न मार रहा हूँ, सब कर लिया भाई। वो भाई देखा ही नहीं। फिर वो जब उसको लगा ना पीछे नहीं, फिर वो वापस आया। तो मैंने कहा अब दे, उधार दे पैसे, मुझे पंचर लगवाना है। उसको पैसे लेके फिर ऐसा हो गया, जब मैं मूर्छल का सोचा ना, मैंने कहा भाई हो गया मेरा, मैं पैसे लगा रहा। 70-80 की स्पीड पर बाइक चला के लगाऊँ मैं घर पे पंचर, क्योंकि ट्यूबलेस टायर होते तो इशू होता नहीं। उसके बाद मैंने 1 महीना बाइक को हाथ नहीं लगाया। इतना बुरा हो गया था मेरे साथ। फनी मोमेंट कह सकते हो, बट नुकसान वाला था वैसे, और मोटा नुकसान। मतलब बहुत ही मिस्टीरियस थिंग है ये। पंचर हो कैसे रहा है बार बार? मेरे को लगता है कि ये ना जब पुल से नीचे उतरते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा रखते हैं वहाँ पर कि होता रहे, क्योंकि पुल से उतर के सारे कोई ना कोई पंचर की दुकानें हैं, बैठे होते हैं और रात को ही बैठते हैं। अच्छा। तो रात को उनका यही तरीका होता होगा पैसे कमाने का, ऐसा मुझे लगता है। जज नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि भाई अगर नॉन स्टॉप पंचर हो रहे हैं टायर में, और वो वाला पंचर नहीं है जो पहले हुआ है, नया पंचर हुआ है, तो जो नया पंचर वो पहले क्यों नहीं मिला उस वाले बंदे को जो इसको मिल रहा है? तो ऑब्वियसली सेकंड वाले पुल पे ही हुआ होगा या थर्ड वाले पुल पे ही हुआ होगा। उसके अलावा मैं गया हूँ फिर केदारनाथ। अच्छा। बट हुआ ये कि वापसी के टाइम हम आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से हाईवे के ऊपर। हम बाइक वाले, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हम साइड से निकल जाते हैं। हम साइड से निकल गए, सबसे आगे आ गए हम। बाइक्स खड़ी हैं, कार खड़ी है, आगे कोई भी नहीं है। हम ऐसे खड़े हैं। गौतम गया, गौतम कौन बेवकूफ़ लोग ऐसे हाईवे पे खड़े हैं। एक बंदा वीडियो बना रहा है सामने पहाड़ की। अच्छा। मैंने कहा कोई भाई कोई चीज़ होगी बढ़िया, कोई शेर वेर दिख रहा होगा, शायद खड़े सबके सब। भाई वहाँ से आया ऊपर से पत्थर सीधा गौतम की बाइक के पास। भाई इतना इंटरेस्टिंग सीन था ना। गौतम कह रहा अच्छा ये बात थी भाई। भाई उसके बाद जो शौक लगाया ना कि भाई रुकना नहीं, तो पत्थर भाई बहुत बड़ा था। जो वीडियो बना था वो भी हट गया था, क्योंकि वो ऐसे ना ऊपर से आता है नीचे गिरता है। बाइक गाड़ी वाले रुके हो, बेवकूफ़ थोड़ा, रोड खाली पड़ी क्यों नहीं भाग रहे हो। तब लगा कि नहीं भाई। और उस टाइम भी भाई बारिश ही बारिश, नॉन स्टॉप बारिश, रुकी ही नहीं। ऋषिकेश आया तब बारिश रुकी है। मैं पूरा गीला, मैं ऋषिकेश के कपड़े चेंज किए। फिर इन्होंने बोला हम ना ऋषिकेश ही रुक रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम थक गए। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊँगा घर, क्योंकि मुझे घर जाके आराम करना है। 5 घंटे का 4 घंटे का रास्ता रह गया, मैं कर लूँगा मैनेज। ऐसा मैनेज किया मैंने भाई कि मैं हाईवे पे हूँ, मेरठ हाईवे पे मैं सो चुका हूँ, बाइक चल रही है, ये ट्रक है और ये मैं ट्रक के इस कोने में हूँ बिल्कुल। ये ट्रक है ना, ट्रक का ये वाला हिस्सा है, ट्रक के इस कोने में वो टच होने वाला हूँ बस। उसने हॉर्न मारा ट्रक वाले ने, बहुत तेज़ हॉर्न बजते हैं। फिर मेरी नींद खोली रात के 2 बजे। वो था जो सामना होता है ना, अगर उसने हॉर्न ना मारा होता, मैंने घुसा दी थी बाइक उसके अंदर। फिर लेफ्ट में रोकी, मैंने मुँह धोया। उसके बाद बड़ा नया चल रहा स्टिंग का शौक। स्टिंग आती उस टाइम बढ़िया हो गया भाई। मैं ढाबे पर रुका, मैंने स्टिंग पी भाई, स्टिंग पी, नींद ही ना आया। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद सबसे बेस्ट व्यू कहाँ का लगा अब तक बाइक पे या फिर कैसे ट्रिप पे, जहाँ तुम आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो? केदारनाथ का सबसे बेस्ट। आप जब मंदिर के बाहर खड़े होते हैं ना, आपको स्वर्ग लगता है। जो पीछे जो बैकग्राउंड है भाई, वो अल्टीमेट है उसका बैकग्राउंड। मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। मैं 2 बार गया हूँ, दोनों बार मौत से सामना हुआ। वो जगह ही ऐसी है, जब आप रास्ते में होते हो ना, आपको लगता है कि भगवान पहुँचा देगी इस तरह पर, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं खत्म हो जाऊँगा, ऐसा फील होता है। और जब ऊपर पहुँच जाते हो और दर्शन करने से पहले आपको लगता है यार जल्दी से दर्शन हो जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैं नीचे पहुँच पाऊँगा।
हमेशा लगा, दोनों बार लगा? दोनों बार लगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। SIP या FD? फॉर मी द फर्स्ट प्रेफरेंस इज SIP। ओके, फेवरेट ऐप टू इन्वेस्ट योर मनी? ग्रो। एक फाइनेंशियल एडवाइजर सबको देना चाहोगे? स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s। पैसा या पीस? बोथ। पैसा होगा तो ही पीस आएगा। सबसे बेकार बैंकिंग चार्ज जो आपको देना पड़ा? सबसे बेकार बैंकिंग चार्ज ATM विड्रॉल्स हाँ ये तो। एंड फोरक्लोजर चार्जेस। हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, पहले कौन सा? पहले हेल्थ। आपने लिया कोई क्लेम आज तक? बाइक का यस, कार का यस। माउंटेन्स और बीचेस? बोथ। ओके, बाइक चलाते वक्त सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? फैमिली से दूर होने का। ओके, तो मतलब मौत का डर। ऑब्वियसली। ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है? जितना जरूरी जीना है उतना जरूरी ट्रैवल करना। पैसा कमाना ईजी है या संभालना? पैसा कमाना इजी है, पैसा खर्च करने में ज़्यादा मज़ा आता है या सेव करने में? सेव करने में। फाइनेंस का मतलब एक शब्द में बताओ। देखो फाइनेंस का जो तुम कह रहे तो बता देता हूँ, उसका मतलब वित्त होता है वैसे तो। हिंदी में बता दिए। ओके, बजटिंग करना कितना ज़रूरी है? बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। शॉर्ट टर्म कर लो, लॉन्ग टर्म मत करो, बट शॉर्ट टर्म करो कि मुझे 5 साल में मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो मुझे इतना पैसा यहाँ पर रखना है, इतना पैसा यहाँ पर रखना, वो करके चलो। क्योंकि उससे ज़्यादा होगी तो गुड है तुम्हारे लिए, नहीं होगी तो तुम्हें बताओ ना कि जो पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से उठा सकते हो। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप सबको, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वेलकम वेलकम वेलकम, मज़ा आया। मज़ा आया। अब हमारी बातें वैसे पूरी ख़त्म तो नहीं हुई हैं, काफ़ी सवाल मेरे अधूरे छूट चुके हैं, तो दोबारा मिलेंगे हम ज़रूर। तो फिर मिलते हैं अगली बार नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। माहौल पूरा वेवी, हाय वेवी तू भावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी।